बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की। आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से काम करता है। सबसे पहली बात यह है कि किस तरीके से काम करता है, इसको समझने से पहले ये पता होना चाहिए क्या काम करता है। जैसे पंखा है, अब पंखे का मैकेनिक बनना चलेगा, काम सीखने चला गया, पंखे का चला गया। अब उसको ये पता नहीं कि पंखा काम क्या करता है, तो उसको कैसे पता चलेगा कैसे काम करता है। तो सबसे पहली बात, क्या काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, बताओ। ऑक्सीजन को लेने का, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का। तो ये कैसे होता है, इस बात की बात करेंगे हम इस क्लास के अंदर। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए बच्चों, आपके पास में फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, आप ध्यान से समझेंगे बच्चों, यहाँ पर बहुत सिंपल सा है। सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग क्या होता है, जिसे आप लोग सांस लेना कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस लेना, ब्रीदिंग। इस ब्रीदिंग को हम लोग वेंटिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? वेंटिलेशन का मतलब आना और जाना। अरे वेंटिलेशन छोड़ते हो ना, हवा के आने और जाने को क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन। क्या बोलते हैं? हवा का आना और जाना क्या कहलाता है? वेंटिलेशन। तो ब्रीदिंग भी क्या हो गया? हवा का अंदर लेना, हवा का बाहर छोड़ना, सांस का अंदर लेना, सांस का बाहर छोड़ना। आपको पता है बच्चों, ब्रीदिंग में आप क्या क्या करते हो? एक बार तो सांस को अंदर लेते हो, एक बार सांस को बाहर छोड़ते हो। सांस के अंदर लेना मतलब एयर को अंदर ले रहे हो, सांस को बाहर छोड़ना मतलब एयर क्या कर रहे हो बच्चों? बाहर छोड़ रहे हो। आई बात समझ में? बात समझे? मतलब एयर इन मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हवा कहां जा रही है बताओ? अरे कहां जा रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हवा? नोज में। कहां जा रही है बताओ? नाक में। नाक के थ्रू फिर आगे जाएगी, नाक से फिर कहां जाएगी बताओ? एलुलाई में। कहां पर बताओ? जबकि इसके अंदर क्या होगा? एयर आउट के अंदर जो एयर है वो एलुलाई से, कहां से बताओ? कहां से? एलुलाई से, नाक के माध्यम से। कहां निकलेगी बताओ? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। कहां पर बताओ? बाहर के एनवायरनमेंट में आप छोड़ देंगे। समझे नहीं समझे? अरे समझे नहीं समझे प्यारे बच्चों? तो सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना, दो क्रियाएं होती है ब्रीदिंग में। कितनी क्रियाएं होती है बताओ? तो सांस को अंदर लेने को हम लोग बोलते हैं बच्चों इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं बताओ बच्चों? बोलिए, क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। सांस क्या हो गया? सांस को अंदर लेने को क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्पायरेशन बोलते हैं। और इसे इनहेलेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? इनहेलेशन। आई बात समझ में? सांस को बाहर छोड़ने को एक्सपायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? और इसको हम लोग एक्सहेलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? एक्सहेलेशन। कर लेंगे एग्जाम के अंदर ये चीज। ब्रीदिंग में कितनी क्रियाएं होती है बताओ? कौन कौन सी? हाँ, और प्यारे बच्चों आपको हम बता दें कि एक बार आप ब्रीदिंग करते हो उसमें कितना समय लगता है? टोटल ड्यूरेशन ऑफ ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों कर रहे हो, टोटल ड्यूरेशन लगती है बच्चों 5 सेकेंड। कितनी बताओ? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में क्या क्या करते हो? इंस्पायरेशन और जो इंस्पायरेशन होता है बच्चों आपके पास में वो 3 सेकेंड का है। कितने सेकेंड का बताओ? और जो एक्सपायरेशन होता है बच्चों वो 2 सेकेंड का है। इंस्पायरेशन आप जो है एक्टिवली करते हो। क्या करते हो बताओ? एक्टिवली मतलब आपको करना पड़ता है, जबकि एक्सपायरेशन अपने आप हो जाता है। एक्सपायरेशन क्या होता है? अपने आप, पैसिवली। क्लियर है? एक्टिवली पैसिवली का मतलब समझ गए? इंस्पायरेशन आपको करना पड़ता है और एक्सपायरेशन अपने आप। सांस को अंदर लेने में आपको एनर्जी की जरूरत है। ये काम में गिना जाएगा। किस में गिना जाएगा? हाँ, आपको पता है काम किसे कहते हैं? जिसमें एनर्जी खर्च हो। बात करते हैं बच्चों ब्रीदिंग मैकेनिज्म की। आखिर जो है
आपके श्वास या आपकी जो ब्रीदिंग है वो कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म समझते हैं, उसकी क्रियाविधि समझते हैं। ब्रीदिंग की क्रियाविधि समझता हूं मैं। सबसे पहली चीज, इट डिपेंड ऑन गैस रूल। किस पे डिपेंड करता है बताओ बच्चों? इट डिपेंड ऑन गैस रूल। और गैस रूल क्या कहता है बताओ? कि जो गैस होती है, गैस मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। बात समझ गए? समझ गए ना? समझ गए? तो ये कंसंट्रेशन से क्या लगता है? इधर देखो बच्चों, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा क्या लगेगा? प्रेशर। क्या लगेगा बताओ? ध्यान से समझिएगा। इधर देखो, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, जितना ज्यादा अमाउंट होगा, उतना ही ज्यादा उस गैस का प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी चीज को हम लोग कैसे लिख देंगे कि गैसें जो होती है हाई प्रेशर से किधर जाती है बताओ? लो प्रेशर की तरफ। इधर देखो, क्लियर है माइंड के अंदर? वन बाय वन एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाए। गैस किस साइड से किस साइड जाती है बताओ? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब हाई प्रेशर किन किन कारणों से हो सकता है? एक तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तब भी क्या होगा बताओ? प्रेशर क्या रहेगा? हाई रहेगा। अगर किसी गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका प्रेशर क्या रहेगा? हाई, हाई रहेगा ना। और किसी गैस की कंसंट्रेशन कम है तो उसका प्रेशर क्या होगा बताओ? कम रहेगा। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, प्रेशर हाई होने का दूसरा कारण, इधर देखो, इधर देखिए बच्चों, इस बोतल के अंदर भी गैस भरी हुई है। ध्यान से समझिए क्या पा रहे बच्चों? इस बोतल में क्या भरी है? इस गैस को, इस पूरी गैस को मैं निकाल कर इससे छोटे कंटेनर में डाल दूं। किस में डाल दूं बताओ? तो बताइए, उस छोटे कंटेनर में प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। दूसरे, इसके विपरीत, इसमें भरी हुई गैस को मैं एक बड़े कंटेनर में डाल दूं तो बताओ प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने ये समझा कि कंटेनर की जो साइज है उस पे भी प्रेशर डिपेंड करता है। एक तो किस पे डिपेंड करता है प्रेशर? कंसंट्रेशन पे। किस पे बताओ? एक तो किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट पे। दूसरी चीज, कंटेनर की साइज पे भी। और कंटेनर कौन है यहाँ पे? लंग्स है। कौन है कंटेनर? लंग्स है। आपकी थोरेसिस कैविटी है, आपकी एलुलाई है, यही तो है कंटेनर। तो आपके पास में अगर कंटेनर की साइज बढ़ी, कंटेनर की साइज कम हुई तो क्या होगा बताओ? प्रेशर ज्यादा। और कंटेनर की साइज अगर बढ़ गई तो प्रेशर क्या होगा बताओ? तो आपको पता है प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है बताओ? प्रेशर किन किन पे डिपेंड करता है बताओ? एक तो कंसंट्रेशन पे और दूसरा बताओ कंटेनर की साइज पे। किस पे बताओ? कंटेनर की साइज। कंटेनर मतलब कौन है यहाँ पे बताओ? अरे थोरेसिस कैविटी, लंग्स, एलुलाई, ये क्या है? यहाँ पे कंटेनर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ये बात क्लियर है नहीं है माइंड के अंदर? तो मुझे एक बात बताइए, दिमाग लगा के बात बताइए, अगर आपके लंग्स की साइज छोटी हो जाए तो बताओ प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? और प्रेशर बढ़ेगा तो बताओ आपकी एयर बाहर जाएगी या अंदर आएगी? बाहर जाएगी। शाबाश, तालियां बजाए इस बात पे। आई बात? अगर मान के चलो आपके थोरेसिस कैविटी का आकार बढ़ गया तो लंग्स का भी आकार बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि लंग्स और एलुलाई का देखो, ऐसे देखो, एलुलाई का आकार किस पे डिपेंड करता है? लंग्स पे। लंग्स का आकार किस पे डिपेंड करता है? थोरेसिस कैविटी। थोरेसिस कैविटी का आकार बढ़ा, इधर देखो स्नेहलता, थोरेसिस कैविटी का आकार बढ़ा तो लंग्स का भी आकार बढ़ेगा। लंग्स का आकार बढ़ा तो एलुलाई भी आकार बढ़ेगा। तो बताओ प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा? प्रेशर कम हो जाएगा। और प्रेशर कम हो जाएगा तो चीजें बताओ कहां से, हवा कहां से कहां जाएगी? गैस बाहर से अंदर। और बाहर से अंदर की तरफ आना क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन। और अंदर से बाहर जाना क्या कहलाता है? एक्सपायरेशन। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है बताओ? कंसंट्रेशन और साइज। अब तुम मुझसे क्वेश्चन कर लोगे, सर ये कंटेनर के साइज क्या मैं बढ़ाता हूं? ये न बढ़ गई। हाँ बताओ ये कैसे बढ़ती करती है? ये भी तो सीखना पड़ेगा। ये कैसे बढ़ती करती है ये भी तो सीखना पड़ेगा ना। मैंने तो बता दिया कि चलो गैस की कंसंट्रेशन तो आप मान लोगे कि इधर देखो,
गैस की कंसंट्रेशन तो आप ऐसे मान लोगे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड आपके सेल से चलकर ब्लड में आ रहा है, ब्लड से एलुलाई में आया तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई। आपने जब ऑक्सीजन अंदर लिया तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। ये तो आपकी गैस की कंसंट्रेशन की बात चली कि सर ये लंग्स की साइज छोटी बड़ी, ये थोरेसिस कैविटी की साइज छोटी बड़ी, ये डिपेंड करता है नर्व सिस्टम पे। किस पे? आपके नर्व सिस्टम के मेडुला ऑब्लोंगेटा पे एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ना, और वही क्या करवाता है, ये कार्यक्रम करवाता रहता है। आपको पता भी नहीं चलता यानी आपको कुछ पता भी नहीं चलता। बेचारा वो जो है साइज घटाता रहता है, साइज बढ़ाता रहता है, जिसकी वजह से गैस अंदर जाती रहती है, गैस बाहर निकलती रहती है और आपका कार्यक्रम चलता रहता है। बात समझे? तो ब्रीदिंग का मतलब है सांस अंदर लेना और बाहर निकालना। सांस अंदर कैसे आती है और बाहर कैसे निकलती है, ये गैस रूल पे डिपेंड करता है। गैस रूल क्या है कि जो गैसें होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो सर बताइए प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? ये तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, मात्रा पे डिपेंड करता है और कंटेनर की साइज पे डिपेंड करता है। सर ये मात्रा कैसे चेंज होती है, ये कंटेनर की साइज कैसे चेंज होती है? चलते हैं आगे। एक्सपायरेशन की, इंस्पायरेशन की, सॉरी, सांस का अंदर लेना। इंस्पायरेशन का दूसरा नाम, डरते बहुत है, बोलते भी नहीं है, इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब बताओ, एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है? एक्टिव का मतलब, एक्टिव का मतलब करनी पड़ेगी, आपको पता नहीं रहता लेकिन होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है। एक्टिव का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड है। एक्टिव प्रोसेस क्या है बताओ? अब देखिए बच्चों, 1 मिनट के लिए आप सोच लीजिए कि ना तो अभी एक्सपायरेशन हुआ है, नहीं इंस्पायरेशन हुआ है। बीच की सामने देखो, बीच का मामला है, बीच का मामला है अभी कि इंस्पायरेशन होने वाला है, एक्सपायरेशन हो चुका है। तो बिफोर इंस्पायरेशन, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, इंस्पायरेशन के जस्ट बिफोर इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के जस्ट बिफोर जो एनवायरमेंट का जो प्रेशर होता है उसके अंदर क्या घुली हुई है? गैसें घुली हुई है ना। तो वो गैसें क्या डालेगी? प्रेशर डालेगी। तो सारी गैसों का जो प्रेशर होता है, एनवायरमेंटल प्रेशर होता है, बिफोर इंस्पायरेशन के पहले कितना होता है? 760 mmHg। कितना होता है बताओ? कितना होता है बताओ? 760 mmHg। नापा हुआ है बाकायदा। एनवायरमेंट का प्रेशर कितना है? 760 mmHg। कितना है बताओ? इसके अंदर बहुत सारी गैसें घुली हुई है, सबके प्रेशर लग रहे हैं, अलग अलग प्रेशर लग रहा है, तो सबके प्रेशर जोड़े तो कितना है बताओ? 760 mmHg। और इंस्पायरेशन के पहले आपकी जो लंग्स होगा, लंग्स का प्रेशर भी क्या रहेगा बताओ बच्चों? 760 mmHg। कितना रहेगा बताओ? तो बताओ गैस मूवमेंट करेगी? गैस मूवमेंट करेगी? नहीं करेगी। दोनों प्रेशर क्या है? बराबर। बिफोर इंस्पायरेशन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? अभी इंस्पायरेशन नहीं हुआ है। अब क्या होगा देखो बच्चों, इधर देखिए, दोनों के बीच की बात है ये। इंस्पायरेशन के जस्ट पहले दोनों का एनवायरमेंट का प्रेशर और लंग्स का प्रेशर क्या है? दोनों बराबर है। दोनों क्या है? अब होगा क्या? देखो देखो क्या होगा, सामने देखना, समझ जाएंगे। तुम्हें पता ही है कि सारी जितनी भी चीजें हो रही है हमारे शरीर में, उन सबका एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है बताओ? तुम्हें जिंदा रखना। एक ही उद्देश्य है ना। तो तुम्हें कैसे जिंदा रख सकते हैं वो सारे ऑर्गन मिलके? एनर्जी देके। क्या देके? बता रखा है ना पहले भी। क्या होगा देखो, बिफोर इंस्पायरेशन दोनों का प्रेशर बराबर है, न तो हवा अंदर जाएगी नहीं हवा बाहर आएगी। उसी समय आपकी सेल को एनर्जी की जरूरत है। सेल को किसकी जरूरत है बताओ? सेल एनर्जी की जरूरत है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी। एनर्जी किससे बनाएगी सेल? अरे किससे बनाएगी? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की डिमांड हुई, किसकी डिमांड हुई बताओ? जैसे ऑक्सीजन की डिमांड सेल पर होगी, नर्व सिस्टम को मैसेज जाएगा। सेल के द्वारा कहां पे? नर्व सिस्टम को मैसेज जाएगा। नर्व सिस्टम मैसेज किसको देगा? नर्व सिस्टम के द्वारा। इधर देखो, नर्व सिस्टम के द्वारा मैसेज गया, मैसेज टू ब्रेन। किसको मैसेज जाएगा बताओ? क्या मैसेज गया ब्रेन को? ऑक्सीजन की कमी है। किसकी कमी है? मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी हुई है। किसकी डिमांड बढ़ी है? क्यों बढ़ी है डिमांड बताओ? सेल को एनर्जी चाहिए। सेल को, ब्रेन को मैसेज गया।
ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा को गया, किसको बताओ किसको गया, बताओ मेडुला ऑब्लोंगेटा के रेस्पिरेटरी सेंटर को गया, किसको गया बताओ, अरे किसको गया बताओ। और रेस्पिरेटरी सेंटर में भी दो भाग होते हैं, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी। रेस्पिरेटरी सेंटर के भी इंस्पायरेटरी सेंटर, इधर देखो एक बार फिर से देखें, इधर देखिए इंस्पायरेशन के जस्ट पहले एनवायरमेंट का प्रेशर तो फिक्स है, इसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। लंग्स का जो प्रेशर है वो एनवायरमेंट के प्रेशर के बराबर रहता है, ना तो गैस अंदर आती है ना ही बाहर जाती है। ये रेस्ट वाली कंडीशन है, कौन सी है, पोज की कंडीशन। उस समय क्या होता है, आपकी सेल को एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि सेल तो सारी की सारी काम कर रही है ना, हार्ट तो काम कर ही रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, उंगलियां काम कर रही है, गाना गा रहे हो, एनर्जी की जरूरत है या नहीं है। जैसे एनर्जी की जरूरत होगी तो ऑक्सीजन की डिमांड, ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो नर्व सिस्टम के द्वारा मैसेज ब्रेन को जाएंगे, ब्रेन के कौन से भाग को जाएंगे, कौन सा सेंटर स्टिमुलेट होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर में भी कौन सा स्टिमुलेट होगा, इंस्पायरेटरी सेंटर, कौन सा है, इंस्पायरेटरी सेंटर कौन सा बताओ। और ये इंस्पायरेटरी सेंटर क्या भेजेगा, मोटार स्टिमुलाई जानते हो ना, जो कि क्या करवाते हैं, मूवमेंट कराते हैं। और ये मोटार स्टिमुलाई किसके द्वारा, इधर देखो किसके द्वारा, फ्रेनिक नर्व के द्वारा, किसके द्वारा बताओ, फ्रेनिक नर्व के द्वारा, किसके द्वारा बताओ, अरे किसके द्वारा बताओ, फ्रेनिक नर्व के द्वारा। आपके कहां पर पहुंचेंगे ये मोटार स्टिमुलाई, फ्रेनिक नर्व के द्वारा। ध्यान से समझिएगा बच्चों, दो जगह पे जाएंगे, कितनी जगह पे जाएंगे, क्या है, मोटार स्टिमुलाई मतलब मूवमेंट कराने के संदेश, मोटार स्टिमुलाई का मतलब, मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया था नर्व सिस्टम, तुम्हें याद हो तो, लेकिन सबके आग लगा दी तुमने। कोई बात नहीं है, हताश होने की बिल्कुल भी, इसलिए ध्यान से पढ़ लो बचने के लिए, है ना। फ्रेनिक नर्व के माध्यम से जो इंस्पायरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा, और फ्रेनिक नर्व के द्वारा, किसके द्वारा बताओ, ये फ्रेनिक नर्व कहां से निकलती है बताओ, C4 से। कहां से निकलती है, C4 नर्व का नाम सुना है ना, स्पाइनल नर्व है, कौन सी नर्व है, अरे स्पाइनल नर्व है ना। दो प्रकार के नर्व आपने पढ़ी होगी, कौन कौन सी बताओ, क्रेनल नर्व एंड, हाँ ये C4 स्पाइनल नर्व है, इसकी एक ब्रांच चाहिए फ्रेनिक नर्व, इसकी एक ब्रांच है, उसके माध्यम से ये जो मोटार स्टिमुलाई है ये दो जगह पर आते हैं। कितनी जगह पर, एक तो डायफ्राम पर और एक आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स पे। किस पे बताओ, हाँ डायफ्राम और बात नहीं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स पे। मेरे साथ लिखो, दो जगह पर स्टिमुलाई आते हैं। कितनी जगह पर, अब मुझे एक बात बताओ, डायफ्राम की शेप कैसी होती है बताओ, ऊपर की तरफ मुड़ा रहता है ना, डोम शेप, ये रिलैक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और रिलैक्स हो जाएगा कैसा, सीधा। जब सीधा हो जाएगा बताओ, लंग्स नीचे आएंगे या ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, दिमाग तो है नहीं, नीचे तो आएंगे। ऐसा था मामला, कैसा था, ऐसा, अब कैसे हो गया, फ्लैट हो गया, तो लंग्स कहाँ आएंगे, नीचे। बताओ लंग्स का आकार बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा, लंग्स फैल जाएंगे। तो बताओ कंटेनर की साइज बढ़ी या घटी, बढ़ गई ना। तो जैसे ये स्टिमुलाई आएंगे आपका डायफ्राम पे आएंगे स्टिमुलाई, डायफ्राम जो है रिलैक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा डायफ्राम, और रिलैक्स होने पर डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट। कैसा हो जाएगा बताओ बच्चों, फ्लैट। और कहां जा रहे हैं बताओ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स पे जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं बताओ, और इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा बताओ, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में, इधर देखो, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बताओ आपकी थोरेसिक कैविटी बाहर की तरफ आएगी या अंदर की तरफ जाएगी, ऊपर उठेगी। कहां उठेगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, मसल छोटी होगी तो थोरेसिक कैविटी कहां उठेगी, ऊपर उठेगी ना, इंटरकोस्टल स्पेस कम हो जाएंगे, आपकी जो पसलियां हैं ऊपर की तरफ उठेगी। जैसे देखो मान के चलो ये दो पसलियां हैं, इनके बीच मसल्स है, जब रिलैक्स हो जाएगी तो पसलियों का आकार बढ़ता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो पसलियों के बीच का जो स्पेस वो कम होगा, पसलियां कहां उठेगी, ऊपर उठेगी। और जब पसलियां ऊपर उठेगी तो बताओ थोरेसिक कैविटी का आकार बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा, समझ गए।
तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा बताओ? कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो थोरेसिस कैविटी है वो अपवर्ड मूवमेंट करेगी, थोरेसिस कैविटी ऊपर उठेगी। और जब थोरेसिस कैविटी ऊपर उठेगी तो आपको पता है बच्चों, थोरेसिस कैविटी का आकार बढ़ जाएगा। थोरेसिस बोलो, इधर थोरेसिस कैविटी का आकार बढ़ गया। इधर देखो, उधर देखो, इधर देखो, सामने देखो बच्चों, इधर डायफ्राम फ्लैट हो गया, इधर थोरेसिस कैविटी का आकार बढ़ गया। दोनों ही कंडीशन की वजह से लंग्स की जो साइज है घटेगी या बढ़ेगी बताओ? बढ़ जाएगी। लंग्स को खूब स्पेस मिल गया है ना, लंग्स की साइज बढ़ जाएगी। इंक्रीज लंग्स साइज मतलब कंटेनर का आकार बढ़ा या घटा बताओ? अरे कंटेनर की साइज बढ़ी या घटी? बढ़ गई। जब लंग्स की साइज बढ़ जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा बताओ? प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। प्रेशर क्या हो गया? बुरी बात बताओ, प्रेशर कम हो गया तो बताओ अब इधर देखो, प्रेशर कम हो गया। इधर देखिए, एनवायरमेंट का प्रेशर कितना था और इसका प्रेशर कितना हो गया? 760 से कम। अरे एनवायरमेंट का प्रेशर कितना था बताओ, और ये 760 से कम। तो बताइए किधर से किधर जाएंगे हवा? हाँ, प्रेशर कम हो गया। देन जो है आपकी जो एयर है वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से कहां जाएगी बताओ? बताओ बच्चों, कहां जाएगी बताओ? कहां जाएगी? लंग्स में जाएगी। कहां जाएगी? और क्या हो गया ये बताओ? क्या हो गया बच्चों? ये हो गया इंस्पायरेशन। चलिए, तो ये आपके पास में एक्सपायरेशन की किसकी बात चल रही है बताओ? या एक्सेलेशन? एक्सेलेशन या एक्सपायरेशन जो है हमेशा किसको फॉलो करता है बताओ? इंस्पायरेशन को। किसको फॉलो करता है बताओ? इंस्पायरेशन को। और ये पैसिव क्रिया है। कैसी क्रिया है बताओ? इसके लिए किसी प्रकार के एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके लिए किसी प्रकार का नर्व स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ, किसी भी प्रकार के नर्व स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं है। कैसे होता है देखो, इधर देखो, आपने देखा था आपका इंस्पायरेशन क्यों आता? क्योंकि सेल को ऑक्सीजन की जरूरत थी, इंस्पायरेशन के द्वारा सेल को ऑक्सीजन मिल गई। इधर देखिए, आफ्टर इंस्पायरेशन, सामने देख लो, इंस्पायरेशन के बाद सेल को क्या मिल गई? ऑक्सीजन। क्या मिल गई? और ये ऑक्सीजन क्या करेगी? सेल के अंदर ग्लूकोज से क्रिया करेगी। क्या करेगी बताओ? और ग्लूकोज से क्रिया करेगी तो क्या बनेगी? एनर्जी बन गई। एनर्जी, और एनर्जी के साथ क्या बनता है? CO2 और जल बनता है। ये CO2 बनना यही है, एक्सपायरेशन होने का कारण क्या है? ये CO2 बनना। आपको पता है बच्चों, जो सेल में CO2 बनेगा किसके अंदर बताओ? ये सारी क्रिया कहां हो रही है बताओ बच्चों? कहां हो रही है सारी की सारी क्रिया? सेल के अंदर। इस सेल के अंदर हो रही। सेल में जो CO2 बनेगा वो जाएगा ब्लड में। किस में जाएगा बताओ? ये ब्लड में आ गया CO2। कहां गया बताओ? ब्लड में CO2। आई बात समझ में? इधर देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। ब्लड में आ गया CO2, और ये ब्लड का CO2 आपको पता है कहां पहुंचेगा बताओ? आपकी एलुलाई में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा बताओ? एलुलाई के अंदर। एक बात तो ये, एक बात ये, आई बात समझ में? जो आपका ब्लड का CO2 है कहां पहुंच गया बताओ? एलुलाई के अंदर। कहां पहुंच गया बताओ? अब इधर देखो, इस वजह से क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। दो बातें होती है, दो बातों की वजह से जो है आपका एक्सपायरेशन होता है। एक बात तो क्या होती है, जैसे ब्लड के अंदर CO2 बढ़ जाता है, जैसे ब्लड के अंदर CO2 बढ़ जाता है तो ये मैसेज जाता है ब्रेन को। किसको जाता है मैसेज? ब्रेन को मैसेज जाएगा। और ब्रेन में कहा जाएगा? मेडुला में। कहां पे बताओ? मेडुला ओब्लोंगाटा में जाएगा। कहां जाएगा बताओ? और मेडुला ओब्लोंगाटा में रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होगा? स्टिमुलेट। क्या होगा बताओ? रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होगा बताओ बच्चों? स्टिमुलेट होगा। और स्टिमुलेट होकर क्या करेगा? मेरी बात को ध्यान से समझना। क्यों स्टिमुलेट हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से। किसकी वजह से? ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा, इधर देखो, ये क्या करेगा इस टाइम पे? एक्सपायरेटरी सेंटर को मैसेज देगा। किसको बताओ? और एक्सपायरेटरी सेंटर को क्या देगा? मैसेज देगा। यहां पर मैसेज आया, और क्या मैसेज देगा एक्सपायरेटरी सेंटर को? कि जो भी मोटार स्टिमुलेशन जा रहे हैं उनको रोक दो। उनको जा रहे थे मोटार स्टिमुलेशन, जो कि आपके डायफ्राम को तो क्या कर रहे थे? फ्लैट कर रहे थे,
और आपके इंटरकोस्टल मसल्स को क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्शन कराते हैं, उनको क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, उनको रोक दिया गया। आई बात समझ में, उनको रोक दिया गया। जब वो सारी चीजें रुक जाएगी, बताओ स्टिमुलेशन रुक गया तो आपके दो जगह पे फर्क पड़ेगा। कितनी जगह पे, एक तो कहां पर बताओ, डायफ्राम पे, और दूसरा कहां पर, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स पे। किस पे बताओ, इंटरकोस्टल मसल्स पे। कहां पर बताओ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स पे, दो जगह पे। क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ, डायफ्राम क्या हो जाएगा, वापस क्या हो जाएगा, डोम शेप्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बताओ, और डोम शेप्ड हो जाएगा। दूसरी बात, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है उनमें वापस क्या हो जाएगा बताओ, रिलैक्स, जिसकी वजह से थोरेसिस कैविटी का आकार क्या हो जाएगा बताओ, अरे थोरेसिस कैविटी का आकार बताओ बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, थोरेसिस कैविटी का आकार कम हो जाएगा। ये डोम शेप्ड हो गया, थोरेसिस कैविटी का आकार कम हो गया, दोनों ही कंडीशन की वजह से लंग्स का आकार भी क्या हो जाएगा बताओ, अरे लंग्स की साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लंग्स की साइज कम हो जाएगी। और लंग्स की साइज कम होने की वजह से, और इधर देखो, एक बात आप ऊपर छोड़ के आए हो ना, एक तो ये हो गया लंग्स की साइज कम होने की वजह से, और एल्यूलाई में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से, दोनों ही कारणों की वजह से, दोनों ही कारणों की वजह से लाएंगे नीचे इसको भी उठा के, दोनों ही कारणों की वजह से, इन दोनों ही कारणों की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेशर बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा प्रेशर, 762 mmHg, 760 एनवायरमेंट का है ही, हाँ ज्यादा हो गया। प्रेशर बढ़ने की वजह से आपकी जो एयर है वो कहां जाएगी बताओ, एयर लंग्स से कहां जाएगी बताओ, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। आगे बात समझ में, ये होगा, ये चीजें होगी आपके पास में, उतारेंगे आप लोग। रेस्पायरेशन, देखो रेस्पायरेशन में क्या होता है बच्चों, इधर देखिए, रेस्पायरेशन में क्या होगा, O2 एंड CO2 एक्सचेंज। आपको पता है ऑक्सीजन तो कहां जाती है, इधर देखो, इधर देखिए बच्चों, देखो इधर देखो, इधर देखिए, इधर देखिए सामने सभी बच्चे, ऑक्सीजन तो कहां जाती है, ब्लड में, और CO2 कहां जाती है बताओ, एल्यूलाई में। ये ऑक्सीजन आ जाती है ब्लड के अंदर, इधर देखिए, और ये CO2 कहां से आई है बताओ, सेल की तरफ से, किधर से आई है, तो क्या होता है, इधर देखो, तीसरी बात इधर देखो, ये सेल है, इधर देखो, सेल से जो CO2 कहां जाएगी, ब्लड में, और ब्लड से ऑक्सीजन कहां आएगी, सेल में। आगे बात समझ में, तो आपने देखा दो स्टेप हो रही है, कितनी स्टेप हो रही है, एक तो एल्यूलाई से ब्लड में आने की, एक ब्लड से सेल में जाने की, या सेल से ब्लड में जाने की और ब्लड से एल्यूलाई में जाने की, दो स्टेप हो रही ना दोनों गैसों की, अरे दो स्टेप से जा रही ना दोनों गैसें। तो रेस्पायरेशन में क्या होता है बच्चों, आपके पास में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। कहां से कहां एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन तो कहां से कहां जाती है, एल्यूलाई से ब्लड में, और ब्लड से, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड में, और ब्लड से। एक सवाल का मुझे जवाब देंगे आप लोग, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इसलिए दे सकते हो। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ गई सेल में, नहीं सेल में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ गई सेल में। तो यहाँ पर दो स्टेप हो रही है, कितनी स्टेप हो रही है बताओ बच्चों, दो स्टेप। इसीलिए दो प्रकार के मेनली रेस्पायरेशन है। कितने प्रकार के रेस्पायरेशन है मेनली, दो प्रकार। एक कौन सा है बताओ, एक्सटर्नल, दूसरा कौन सा, इंटरनल। याद रख लीजिएगा, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन किसे कहेंगे आप लोग, और इंटरनल रेस्पायरेशन किसे कहेंगे आप लोग। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन एंड इंटरनल रेस्पायरेशन। हाँ देखो एक्सटर्नल में तो क्या होगा, देखो इधर देखो, देखो O2 का, इधर देखो एल्यूलाई से ब्लड में जाना, O2 का एल्यूलाई से ब्लड में जाना क्या कहलाता है बताओ बच्चों,
एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। क्या कहलाता है बताओ बच्चों, क्लियर है? हम O2 से डेफिनेशन बनाते हैं, किससे बताओ? क्योंकि CO2 क्या होती है, रिवर्स चलती है ना, इस वजह से। इंटरनल किसे कहेंगे? ऑक्सीजन का ब्लड से सेल में जाना क्या कहलाएगा बताओ? इंटरनल रेस्पिरेशन। समझ गए? कर लोगे एग्जाम में। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब हाँ, और सेलुलर रेस्पिरेशन किसे कहते हैं बताओ? एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ये क्या होता है बताओ? बताओ। ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज की ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के द्वारा एनर्जी CO2 और H2O बनना क्या कहलाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। ये अलग है ना, ये अलग ही लिखना, बिल्कुल इसके साथ में लिखना, अलग साइड में ऊपर लिखना। और इससे क्या बनती है? एनर्जी बनती है। सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या बनती है बताओ? बताओ। सेल में एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? हीटिंग एनर्जी है ना। और किस फॉर्म में बनती है वो हीटिंग एनर्जी? ATP की फॉर्म में। किस फॉर्म में? हाँ। तो ये आपके पास में टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखो बच्चों, आपके दिमाग में आ सकता है क्वेश्चन, आप पूछ सकते हो कि सर ये ऑक्सीजन एलुलाई में क्यों जा रही है, कि सर ये ऑक्सीजन ब्लड से सेल में क्यों जा रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो अंदर कार्यक्रम होता होगा ना। सर ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड में क्यों जा रही है और ब्लड से एलुलाई में क्यों जा रही है? वो अब हम पढ़ेंगे। वो पढ़ते हैं गैस एक्सचेंज में। किसमें पढ़ते हैं बताओ? गैस एक्सचेंज या गैस ट्रांसपोर्टेशन बात करते हैं। यही रेस्पिरेशन में आता है वो, क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज का मतलब रेस्पिरेशन। कितने प्रकार के रेस्पिरेशन? 2 प्रकार के, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। पहले एक्सटर्नल की बात करेंगे। एक्सटर्नल मतलब एलुलाई से ब्लड, और इंटरनल में ब्लड से सेल। शाबाश। गैस ट्रांसपोर्टेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गैस ट्रांसपोर्टेशन इसी में आता है, इसी का टॉपिक है प्यारे बच्चों। ये देखो बच्चों, आपको पता है आप क्या करवा रहे हो? रेस्पिरेशन। क्या करवा रहे हो बताओ बच्चों? रेस्पिरेशन में क्या होती है? ऑक्सीजन तो अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है? बाहर। मेन तो यही है, गैस एक्सचेंज होगा। गैस एक्सचेंज में क्या होगा? O2 तो आपकी ब्लड से सेल में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेल से ब्लड में, ब्लड से एलुलाई में, और फिर बाहर निकालने का काम तो किसका है? ब्रीदिंग का है। किसका है? जब एलुलाई में चली जाती है कोई भी चीज तो वो कहां से होती है? ब्रीदिंग के द्वारा। ब्रीदिंग का कार्यक्रम कहां तक चलता है? केवल एलुलाई तक। देखा आपने? अरे ब्रीदिंग का कार्यक्रम कहां तक चलता है? केवल एलुलाई तक। और जबकि रेस्पिरेशन क्या है आपके? एलुलाई के बाद की बात। एलुलाई से ब्लड, ब्लड से सेल, सेल से ब्लड, ब्लड से एलुलाई। आगे बात समझ में? एलुलाई के बाद का कार्यक्रम किसमें चलता है? ब्रीदिंग में। किसमें चलता है बताओ? एयर का अंदर लेना, एयर का बाहर। जब एलुलाई में चला जाएगा तो पूरी एयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लेकिन जब ब्लड में जाएगा तो ओनली O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा। किसका एक्सचेंज होगा? आपको पता है ब्रीदिंग के द्वारा किसका एक्सचेंज होता है बताओ? एयर का। किसका बताओ? एयर अंदर जाती है, एयर बाहर निकलती है। जबकि रेस्पिरेशन के अंदर एयर नहीं, किसका होता है? गैसेज का। किसका होता है? और कौन सी गैसेज का होता है? O2 और CO2। समझे नहीं समझे बात? जब आप लोग ब्रीदिंग की बात कर रहे थे, इंस्पायरेशन कर रहे थे, एयर अंदर जा रही थी, एक्सपायरेशन कर रहे तो एयर बाहर जा रही। एयर जा रही थी, क्या जा रही थी? और यहाँ पर क्या जाती है? गैस। क्या जाती है? ओनली एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज है ना। आपके एलुलाई तक सब गैस पहुंचती है, आपके एलुलाई तक सब गैस। लेकिन जब आपके एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा तो ब्लड में कौन सी गैस जाएगी? केवल ऑक्सीजन जाएगी। कौन सी जाएगी बताओ? आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? जब इंटरनल रेस्पिरेशन होगा तो सेल के अंदर कौन सी जाएगी? ओनली ऑक्सीजन जाएगी। कौन सी जाएगी? तो हम यही पढ़ेंगे कि आपके, सुनो मेरी बात को, कि आपके एलुलाई से ऑक्सीजन ब्लड में कैसे जाती है, आपके ब्लड से सेल में ऑक्सीजन कैसे जाती है, आपके सेल से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है, आपके ब्लड से एलुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाती है। उसके बाद का कार्यक्रम तो कौन देखेगा? ब्रीदिंग देखेगा। एयर बाहर निकाल दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, एयर अंदर ले ली, ऑक्सीजन अंदर ले ली। तो समझ रहे हो ना फर्क? समझ रहे हो ना? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क समझ रहे हो ना? रेस्पिरेशन में किसकी बात होती है? गैस होती है। ब्रीदिंग में किसकी बात होती है? एयर की। एयर में तो क्या है? सभी गैसें हैं।
है या नहीं है? जबकि रेस्पिरेशन के अंदर किसको लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी में उन्हीं का तो काम है, काम तो ऑक्सीजन करती है, लेकिन बन जाती है CO2 अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, उसको भी बाहर निकालना जरूरी है। तुम कहोगे अपशिष्ट पदार्थ किडनी से निकाल दूंगा बाहर, गैस निकालेगा किडनी से? आई बात समझ में? इसलिए यहाँ से निकालते हैं। तो रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन आपकी अंदर जाती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आती रहती है? बाहर, सेल से ब्लड में, ब्लड से एलुलाई में। तो देखिए, आप लोग ध्यान से समझे बच्चों, इधर देखिए, आपको पता है कि एनवायरनमेंट का प्रेशर कितना होता है? बताओ। एनवायरनमेंट का पहले यहीं से चलेंगे हम लोग, 760। आई बात समझ में? और आपको पता है एनवायरनमेंट के अंदर सारी गैसें घुली हुई है। हमें मतलब किससे है? बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड से और ऑक्सीजन से, है ना, क्योंकि रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो बताओ, एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन कितनी है? एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कितनी है? बताओ। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? बताओ। 21%। तो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर निकालो, केवल ऑक्सीजन का प्रेशर निकाल दो, 760 का 21% निकाल दे बस। आई बात समझ में? अरे पूरा प्रेशर कितना है? बताओ। और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कितनी है? 21%। तो जितना प्रेशर, उसका 21% प्रेशर कौन लगाएगा? ऑक्सीजन लगाएगी, क्योंकि मौजूद भी कितना परसेंट है? 21% मौजूद है। तो इसका 21% निकाल दो, तो आपके ऑक्सीजन का प्रेशर आ जाएगा। किसका प्रेशर आ जाएगा? बताओ। एनवायरनमेंट में। अरे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना आ जाएगा? मैं बता देता हूँ डायरेक्टली आप लोगों को निकाल के, 159 mmHg। कितना आ जाएगा? बताओ। केवल ऑक्सीजन के द्वारा लगाया गया प्रेशर। किसके द्वारा लगाया गया प्रेशर? बताओ। ऑक्सीजन के द्वारा लगाया गया प्रेशर। इधर देखते जाओ, ये जरूरी चीजें समझेंगे तभी तो। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है एनवायरनमेंट में? बताओ। CO2 कितनी होती है? बताओ बच्चों, बोलो। एनवायरनमेंट में CO2 कितनी होती है? 0.04%। 0.04% कितनी होती है? बताओ। तो प्रेशर भी कितना लगेगा? आप 760 का ही निकाल दो। 760 इंटू 0.04% निकालोगे तो 100 लगा दोगे नीचे, और आप डायरेक्ट याद रखोगे, काटा पीटा तो कितना आएगा? 0.3 mmHg। कितना आएगा? बताओ बच्चों। तो ऑक्सीजन का प्रेशर तो कितना है? बताओ। 159 mmHg एनवायरनमेंट में। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 0.3 mmHg। प्रेशर है ये प्रेशर है, प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर। और ये क्या है? परसेंटेज। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आपके एनवायरनमेंट में परसेंट है? कितनी परसेंट है कार्बन डाइऑक्साइड? बताओ। 0.4%। और प्रेशर कितना है इसका? बताओ। 3%। 0.3 mmHg प्रेशर कितना है? हाँ, इन प्रेशर को ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता है, इधर देखो, उतारो, पहले उतारो, फटाफट उतारो, उतारो। देखिए, देखो आप लोगों ने क्या करा था बच्चों। इधर देखिए, आपने सांस को अंदर लिया, और सांस को अंदर लिया आप लोगों ने, तो आपको पता है पूरी की पूरी एयर आपने अंदर ली, पूरी एयर ही अंदर ली। और इस एयर के अंदर आपको पता है कि किस परसेंट तो क्या है? ऑक्सीजन है। 0.04% क्या है? बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड है। और इनके प्रेशर की बात करें तो इसका प्रेशर 159 है, इसका क्या है? 0.3 mmHg है। क्लियर है? ये आपके इसके अंदर भरा हुआ है, इतने प्रेशर के साथ। आपका फोकस 760 mmHg पे नहीं है, आपका फोकस किस पे? ओनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको पता है कि गैसें किस साइड से किस साइड जाती है? बताओ। हाई प्रेशर से लो। तो इसका मतलब ऑक्सीजन एलुलाई से ब्लड में क्यों जाएगी? क्योंकि ब्लड में कम होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड से एलुलाई में क्यों जाएगी? क्योंकि ब्लड में ज्यादा होगी। समझ गए? बस यही खत्म हो गया बात। इधर देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके पास में सेल क्या है? बताओ बच्चों। इधर देखना, सेल के अंदर आपने इंस्पायरेशन करा था, ध्यान से समझिएगा। तो ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, ऑक्सीजन प्लस क्या बन गई थी? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आपने ऑक्सीजन को यूज कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनवा दी, और ब्लड के अंदर क्या आ जाएगी? बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपकी ब्लड वेसल्स जा रही है, इधर देखो, सामने देख लो, ये आपके ब्लड के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आगे? बताओ। और ये ब्लड जा रहा है आपके पास में, आपको पता है कहाँ जाता है ब्लड? हार्ट के अंदर। राइट हार्ट में गया, किस में गया? बताओ। क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड राइट हार्ट में जाता है ना। किस में जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड? राइट हार्ट में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में।
और पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से कहाँ जाएगा बताओ? लंग्स की तरफ जाएगा। ये जा रहा लंग्स की तरफ और लंग्स की छोटी छोटी कैपिलरी में डिवाइड हो जाएगा और ये आपके पास में यहाँ पहुंच गया। ये देखो यहाँ पर पहुंच जाता, पहुंच गया। यहाँ पे कहाँ पहुंच गया बताओ? एलुलाई के अंदर नहीं, एलुलाई के बाहर ही है ब्लड वेसल्स। और दोनों की दीवारें क्या होती है? एक दूसरे से टच रहती है। क्या बनाती है दोनों दीवार टच होकर? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या बनाती है बताओ? और आपको पता है इसी मेम्ब्रेन के माध्यम से क्या होता है बताओ? गैस का एक्सचेंज होता है। पढ़ा दिया मैंने आज ही। तो देखो ये बड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला गया बताओ? यहाँ पर चला गया। कहाँ चला गया? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन क्या है बताओ? कम है। अरे कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन क्या है बताओ बच्चों? कम है। प्रेशर क्या है उसका? कम है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो बच्चों, इधर देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। इधर देखिए, आप लोगों ने बाहर से एयर ली, एलुलाई के अंदर आई हुई है। जो पहले एयर ली थी वो तो यहाँ पर आ गई। जो पहले एयर ली थी उसका ऑक्सीजन कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। जो पहले एयर ली थी उसका ऑक्सीजन तो यहाँ पर आ गया आपके, और वो किस में कन्वर्ट है? कार्बन डाइऑक्साइड में। वो चला गया आपके यहाँ पर। क्लियर है माइंड के अंदर? और जो आपने अभी एयर ली है वो यहाँ पर आ गई। कितना प्रेशर था उसका बताओ? बाहर एनवायरनमेंट में कितना है? 159 ऑक्सीजन का तो, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो आप नाक के माध्यम से लेंगे, नाक के माध्यम से लेंगे तो कुछ एयर क्या होती है, कुछ ऑक्सीजन जो है आपके नाक से लेके और ब्रोंकाई तक भरी रहती है। एलुलाई तक जो है आप तो ले रहे हो लेकिन भरी रहेगी ना बीच में। एलुलाई तक जो ऑक्सीजन पहुंचती है उसका प्रेशर 104 mmHg होता है। कितना होता है बताओ बच्चों? ये कहां पर था बताओ? आपके पास में नाक में। देखो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में था। कहां था बताओ? नाक के माध्यम से आपने ब्रोंकाई में डाला, ब्रोंकाई से जो है आपके एलुलाई में गया, तो कितना रह जाता है? ऑक्सीजन कम होता जाएगा, धीरे धीरे परसेंटेज कम होता जाएगा, और प्रेशर कितना रह जाएगा? 104 mmHg। कितना रह जाएगा बताओ? CO2 पे आपके इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका परसेंटेज भी कम है, और CO2 का मान के चलिए वही 0.3 mmHg है। कितना एलुलाई के अंदर? थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो तो, लेकिन हम इतना ही मानते हैं। अब इधर देखिए, सामने देखेंगे बच्चों, यहाँ पर इस ब्लड के अंदर आपके कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी। क्या बढ़ी? और यहाँ पर ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो होगा, इधर देखिए कितना है बताओ? यहाँ पर कितना है? 0.3 mmHg। कितना है बताओ? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 0.3 mmHg से ज्यादा होता है, और अप्रोक्सीमेट हम लोग मानते हैं यहाँ पर 4 mmHg। कितना होता है बताओ? बहुत ज्यादा है ना, 100 गुना से भी ज्यादा है। तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर किधर ज्यादा? ब्लड में ज्यादा है ना। अरे किधर ज्यादा है बताओ? और यहाँ पर क्या है? कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी बताओ? ब्लड से कहाँ गई बताओ? एलुलाई में। CO2 कहाँ चले गए? ब्लड से एलुलाई के अंदर, ब्लड से एलुलाई के अंदर। आगे बात समझ में? सेल से ब्लड में क्यों जाती है? क्योंकि सेल में कार्बन डाइऑक्साइड अभी फिलहाल देखो, सेल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अभी बना है जस्ट, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कम है। तो सेल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? ब्लड में। क्योंकि जो गैसें होती है हाई प्रेशर से कहाँ जाती है? लो प्रेशर। अभी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, क्या हुई है? बनी है। तो सेल के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, तो सेल के अंदर जब प्रेशर ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ जाएगी? ब्लड में। और ब्लड के माध्यम से देखो, पहले तो यहाँ पहुंच गई, और ब्लड के माध्यम से कहाँ पहुंचेगी? आपके पास घूमते 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 कहाँ पहुंच गई? यहाँ पहुंच गई, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन तक। कहाँ पहुंच गई? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा, एलुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड से कहाँ पहुंच गए? एलुलाई के अंदर। कहाँ पहुंच गए बताओ? इसी तरीके से हम ऑक्सीजन की बात करें, किसकी बात करें बताओ? आपको पता है ऑक्सीजन यूज हो गई। ऑक्सीजन, ये जो ब्लड जा रहा है ये कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है बताओ? इसमें क्या ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन क्या है बच्चों? और इसमें ऑक्सीजन की जो आपके पास में जो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पर 80 mmHg है। कितना है बताओ बच्चों? बताओ, वहां पर ज्यादा, यहाँ पर कम है। तो ऑक्सीजन कहाँ आएंगे बताओ बच्चों? एलुलाई से ब्लड के अंदर, एलुलाई से। तो आपने देखा, इधर देखो जो ऑक्सीजन है, इधर देखिए ऑक्सीजन का प्रेशर एलुलाई में के अंदर कितना है बताओ? 104 mmHg है। कितना है बताओ? और ब्लड में कितना है बताओ बच्चों? 80 mmHg। कितना बताओ? तो आपको पता है ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगी बताओ? ऑक्सीजन एलुलाई से कहां जाएगी बताओ? ब्लड के अंदर। कहां जाएगी बताओ? क्लियर है माइंड के अंदर? ऑक्सीजन एलुलाई से कहां जाएगी? ब्लड में पहुंचा दी आपने। क्या हो गया बताओ? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या हो गया बताओ? अब ब्लड के माध्यम से कहां जाएगी? सेल में। कहां जाएगी बताओ? क्योंकि सेल को एनर्जी की जरूरत है, ऑक्सीजन की कमी है सेल के अंदर। यहाँ पर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन खूब है। कितना हो जाता है बढ़कर? 95 mmHg। जब आपकी एलुलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है
तो उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कितना हो जाता है बताओ, 95 mmHg, बढ़कर कितना हो जाता है, जो कि इधर देखो यहाँ पर इस जगह पर इधर देखो ये आपके चल रहा है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का जो प्रेशर हो जाएगा कितना हो जाएगा बताओ, 95 mmHg कितना हो जाएगा, और ये आपके चलेगा इधर देखो, यहाँ से चलेगा, यहाँ से किस में आएगा बताओ, लेफ्ट हार्ट में, और लेफ्ट हार्ट से घूमता घूमता कहाँ जाएगा बताओ, आपके सेल तक पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा बताओ, ऐसे मिल जाता है ना, सेल को जाएगा, ये ब्लड कहाँ जाएगा, सेल को, और जो ऑक्सीजन लेके आई है ऑक्सीजन भी कहाँ जाएगी, सेल को जाएगी। कहाँ जाएगी बताओ, क्योंकि सेल के पास में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ना, एनर्जी बनाने के लिए, किसके लिए बताओ, तो आपके पास में जो ब्लड की ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाएगी, सेल के अंदर। कहाँ चली जाएगी, तो ये तो था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये क्या हो गया बताओ, इंटरनल। जैसे इंटरनल रेस्पिरेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गई, सेल में, तो सेल क्या करेगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को जलाएगी, क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। वापस कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, ब्लड के अंदर, और ब्लड के माध्यम से कहाँ पहुंचेगी, आपके पास में हार्ट के माध्यम से कहाँ पहुंच जाएगी, वापस यहाँ पर, और यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, बाहर। ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, अंदर, फिर ऑक्सीजन वापस ऐसे चलती जाएगी, और ये दिन भर ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आई बात समझ में, आपको पता है ये दिन भर कार्यक्रम, आपको पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट हार्ट से कहाँ जाता है, सेल की तरफ, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल से कहाँ जाता है, राइट हार्ट की तरफ। राइट हार्ट उसको कहाँ पहुंचा देता है, एलुलाई की तरफ। आई बात समझ में, कहाँ पहुंचा जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, और एलुलाई उसमें क्या मिला देती है, ऑक्सीजन मिला देती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती है। आई बात समझ में, ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट हार्ट में। लेफ्ट हार्ट किसको सप्लाई करता है, बॉडी को, मतलब सेल को सप्लाई कर देता है। सेल में जब ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा तो सेल क्या करेगी, ऑक्सीजन को यूज कर लेगी, वापस क्या बना देगी, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ चला जाएगा, ब्लड के अंदर, ब्लड से कहाँ चला जाएगा, राइट हार्ट में। राइट हार्ट उसको कहाँ भेज देगा, आपके पास में एलुलाई के पास में। एलुलाई में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर, ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर वापस कहाँ, लेफ्ट हार्ट में। लेफ्ट हार्ट से कहाँ, वापस सेल के अंदर। ये कार्यक्रम दिन भर चल रहा है, ये कार्यक्रम दिन भर। अपनी बातों में लिखे, फोटो मैंने बना दिया, लिखें। अब आप लोग गैस ट्रांसपोर्टेशन समझ रहे हो, आपने देखा जो ऑक्सीजन है O2, इधर देखो, एलुलाई से ब्लड, और ब्लड से सेल। आई बात समझ में, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से ब्लड, और ब्लड से एलुलाई के अंदर। आई बात समझ में, इधर देखो, इधर देखो, तो इधर देखिए बच्चों, ये आपके पास में, इधर देखिए सामने देखो, ये आपका एलुलाई, ये आपकी सेल, इधर देखो, और ये आपके पास में इस सेल को ऑक्सीजन, एलुलाई से आता है ऑक्सीजन किसमें, ब्लड के अंदर, और ब्लड से कहाँ जाता है, सेल के अंदर। तो ये एलुलाई भी किसमें मिला रहा है, ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिला रहा है ना। सुनो मेरी बात को, अगर शुरू से समझेंगे तभी समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। देखो, ऑक्सीजन एलुलाई से कहाँ रहा है, ब्लड के अंदर, ब्लड से कहाँ जा रहा है, सेल के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है, सेल से किसमें बताओ, ब्लड के अंदर, और ब्लड से कहाँ बताओ, एलुलाई में। कहाँ पर बताओ, एलुलाई के अंदर। तो आपने एक चीज देख के देखो, ये एलुलाई ऑक्सीजन को ब्लड में मिला देता है, और ब्लड से चलता चलता कहाँ चला जाता है ऑक्सीजन, सेल को। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी सेल जो है ब्लड में मिला देती है, सेल किस में मिला देती है बताओ, और ये ब्लड में घूमता घूमता कहाँ चला जाता है, एलुलाई के अंदर, बाहर निकल जाता है। तो आपने एक चीज देखी, सवाल ये है मेरा कि सर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाने के बाद क्या उड़ती उड़ती जाती है क्या, ब्लड में कैसे जाती है सर, ब्लड के अंदर किस तरीके से ये आपके, जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ब्लड से सेल तक कैसे जाएगी, ब्लड में घुलकर, इधर देखो, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में घुलकर एलुलाई तक कैसे जाएगी। आखिर ब्लड के अंदर ऐसी क्या चीजें होती है जो इनको अपने साथ मिक्स करके वहां तक ले जाती है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, गैस ट्रांसपोर्टेशन इन ब्लड। ये ब्लड के अंदर गैस जो है कैसे जा रही है, ऐसे क्या उड़ती, तुम तो सब कहोगे सर गैस है उड़ती उड़ती चली जाएगी, ऐसे कैसे उड़ती उड़ती चली जाएगी भैया, वहां तो फ्लूइड भरा है ना, ब्लड तो क्या है, फ्लूइड है, और फ्लूइड के अंदर गैस कैसे उड़ा दोगे तुम। गैसों को उड़ाने के लिए तो क्या चाहिए, खाली जगह चाहिए, है नहीं है। तो हमारा अगला जो टॉपिक है कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। ऑक्सीजन O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्टेशन बाय ब्लड, कि ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। सबसे पहले ले लेता हूं ऑक्सीजन की बात।
सबसे पहले ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। इधर देखो बच्चों, इधर देखो एक बहुत बड़ी बात, इधर देखिए, ये एलुलाई था, ये ब्लड वेसल थी, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा बताओ? एलुलाई से ब्लड के अंदर। ऑक्सीजन क्यों गया? नाइट्रोजन, हीलियम, फॉस्फोरस, बहुत सारी गैसें हैं इसमें भरी हुई, तो एयर भरी है ना इसमें, तो एलुलाई का ऑक्सीजन क्यों गया? ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को जोड़ने वाला कंपोनेंट है, बाकी किसी को साथ में जोड़ने वाला कंपोनेंट नहीं है। ऑक्सीजन को जोड़ने वाला है और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने वाला है। ऐसा तो सारी चीजें आ रही है, सभी ब्लड में जानी चाहिए ना, नाइट्रोजन भी जानी चाहिए, हीलियम भी जानी चाहिए, और बहुत सारी गैसें हैं, ऑर्गन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैसें एनवायरमेंट के अंदर, सारी की सारी गैसें एलुलाई तक तो पहुंचती है, लेकिन ब्लड में क्यों नहीं जाती? क्योंकि ब्लड में उनको जोड़ने वाला नहीं है। ब्लड में किसको जोड़ने वाला है? केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और, तो देखिए ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं पहले, कार्बन डाइऑक्साइड की इसके बाद बात करूंगा। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन मेनली आपको बता दूं, ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह हीमोग्लोबिन के द्वारा जाती है। क्या होता है? अरे किसके द्वारा जाती है बताओ? जब ऑक्सीजन O2 प्लस हीमोग्लोबिन जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। क्या बनता है? क्वेश्चन आया हुआ है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और पूछा जाएगा कि एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का, वन मॉलिक्यूल, एक अणु, एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का कितने ऑक्सीजन को अपने साथ में जोड़ता है? 4 मॉलिक्यूल O2 को अपने साथ जोड़ता है। पूछ लिया जाए कि एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का कितने ml ऑक्सीजन लेके जाता है? कितने ml ऑक्सीजन लेके जाता है? 1.3 ml ऑक्सीजन लेकर जाता है। पूछा जाएगा आप लोगों से कि कितना परसेंट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है? जितनी ऑक्सीजन आ रही है, कितनी ऑक्सीजन आ रही है, देखो जितनी ऑक्सीजन आ रही है उसका कितना परसेंट जो है आपके ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के माध्यम से आगे बढ़ता है? तो आप बताएंगे कि 98% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन ही लेकर जाता है ब्लड से सेल तक, है ना? 98%, 97 से 98% ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है। कि सर 2% कैसे जाती है? बची हुई 2% कैसे जाती है बताओ सर? अरे जो ब्लड में आई है तो सारी जुड़नी चाहिए ना। 2% जो है आपके प्लाज्मा के द्वारा, किसके द्वारा बताओ? प्लाज्मा से जुड़ती है। क्लियर माइंड के अंदर? क्लियर या नहीं बताओ? बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। उतार लिया? तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी हीमोग्लोबिन के साथ में होता है ज्यादातर। तो हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन भी किसके साथ होता है ज्यादातर? हीमोग्लोबिन के साथ। और आपके जो है कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर क्या बनाती है? कार्बे एमिनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन गलत है, कार्बे एमिनो हीमोग्लोबिन। हाँ, तो कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर जाता है आप बताएंगे एग्जाम में? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। 63%, 63% जो हीमोग्लोबिन के साथ। सर बहुत सारा, बहुत, ये तो बहुत कम है। 37% कैसे जाएगा? अरे जितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था वो सारा ब्लड में डाल दिया गया। 63% तो किसके साथ जुड़ गया बताओ? बचा हुआ देखो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, सॉरी 63% है, मैंने गलत कर दिया, सॉरी। 30%, 30% जो है आपके किसके साथ जुड़ता है बताओ? हीमोग्लोबिन के साथ। अभी तो 70% बचा। तो जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड है वो जुड़ता है प्लाज्मा के साथ में। किसके साथ है बताओ? चलो 37% हो गया। सर 63%, 63% जो जुड़ेगा वो बाइकार्बोनेट के साथ। किसके साथ है बताओ? हाँ 63। तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है बताओ? बाइकार्बोनेट। और ऑक्सीजन का कौन करता है बताओ? हीमोग्लोबिन। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह किसके द्वारा जाता है बताओ? बाइकार्बोनेट के द्वारा। तो आपको पता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, इधर सुनो मेरी बात, की बड़ी बात बताऊं, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है,
उसको बाहर निकालना है। सुनो, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकालना है, तो बाइकार्बोन अपने साथ जोड़ेगा और एल्यूलाई तक छोड़ आएगा ना। तो कभी कभी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो आपके एसिडोसिस हो जाता है, तो हम क्या लगाते हैं, बाइकार्बोनेट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वो बाइकार्बोनेट अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ेगा, एल्यूलाई तक ले जाएगा और बाहर निकाल देगा। एसिडोसिस क्या हो जाएगा, कम। समझे? बात समझ में आई या नहीं आई? काम की चीजें नहीं है, इसलिए आप बाइकार्बोनेट लगाते हो। आपके जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक गैस है। कैसी गैस है? जो कि आपके ब्लड के अंदर एसिडोसिस करती है। क्या करती है? और आपके एसिडोसिस होता है तो कौन सा इंजेक्शन लगाते हो आप? क्यों लगाते हो? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ में जोड़ के एल्यूलाई तक छोड़ेगा ना। हमारी बॉडी में भी बाइकार्बोनेट होते हैं, नॉर्मल तो ये चल ही रहा है ना। देख लो बच्चों, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है। किसका है बताओ? आगे बात समझ में? आपके दिमाग में चल रहा था कि सर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बो, इधर देखो, आपके दिमाग में चल रहा था ऑक्सीजन के साथ मिलकर तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलकर क्या, कार्बोक्सी। वो गलत है। वो नाम कहां से आया आपके दिमाग में, कैसे डाल दिया गया? सर क्योंकि मैं आपको बता दूं, नहीं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में नहीं बनता, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में बनता है। जब आपका हीमोग्लोबिन, इधर देखो, जब आपका हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देखो CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, जब CO2 लिखते हो तो क्या होता है, और ये क्या है बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब एक बहुत बड़ी बात, अब मैं बात करता हूं हीमोग्लोबिन का प्यार, हीमोग्लोबिन का लव की बात करते हैं। 3 खड़े हैं, ऑक्सीजन भी खड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी खड़ा है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी खड़ा है। 3 लोग खड़े हैं। तीनों चीजें किसमें, ब्लड के अंदर है। मान के चलो किसमें, बताओ कि सर कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से आ जाती है ब्लड के अंदर? जब आप बंद कमरे में होते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाती है। क्या चली जाती है? और आप मर जाते हो ना। उसका कारण बता रहा हूं मैं आप लोगों को। देखो, आपने सांस ली, उस सांस में क्या थी, ऑक्सीजन भी थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, कार्बन, सारी गैसें थी। आप बंद कमरे में अंगीठी जला रहे थे। क्या जला रहे थे बंद कमरे में? तो उस अंगीठी से क्या निकल रही थी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही थी। सब एल्यूलाई में चली गई, सबके सब कहां चली गई? तीनों खड़े हैं। आप मरे क्यों? इसका जवाब दे रहा हूं मैं। तीनों खड़े हैं, ये भी खड़ा है बेचारा, ये भी खड़ा है और ये भी खड़ा है, और ये हीमोग्लोबिन है। अब ये तो सोचेगा मुझे जोड़ेगा, ये सोचेगा मुझे जोड़ेगा, ये सोचेगा मुझे जोड़ेगा। ये सबसे ज्यादा प्यार इससे करता है, ये क्रश है इसका, मान के चलो। आई बात समझ में? ये सबसे ज्यादा प्यार कार्बन मोनोऑक्साइड से करता है, इसीलिए आप मर जाते हो। इधर देखो, एनवायरमेंट में इतनी ऑक्सीजन, फिर भी तुम मर गए। एक अंगीठी से मार दी तुम्हें। क्या मार दी? अंगूठी नहीं, अंगीठी। कैसे? इधर देखो, एक चिमनी तुम्हें मार दी। कैसे मार दी? क्योंकि इससे थोड़ी बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही थी, लेकिन ऑक्सीजन को जुड़ने नहीं दिया उसने। उसने किसको जुड़ने दिया? मोनोऑक्साइड। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा शरीर में तो एसिडिटी होगी। क्या होगी? और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने की वजह से ब्रेन डेड हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड दूर रहो। कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड दूर रहो। तो इधर देखिए, यहां पर इधर देखो, ये हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से कितना प्यार करता है, दूसरों से 200 गुना। अगर ये भी खड़ा है, ऑक्सीजन भी, और ये भी खड़ा है, तो 200 गुना ज्यादा बाउंडिंग है उसकी। सगा भाई है, मान के चलो, 200 गुना ज्यादा बाउंडिंग है, 200 गुना ज्यादा प्यार करता है ये ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड को। पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन से कितना प्यार करता है, जुड़ने की कैपेसिटी आप समझ रहे हो किशन को? 20 गुना ज्यादा, ऑक्सीजन से 20 गुना ज्यादा प्यार करता है ये। तो तीनों खड़े, तो सबसे पहले किससे जुड़ेगा बताओ? और उसके बाद ऑक्सीजन। इसीलिए ऊपर वाले ने जो है
कार्बन डाइऑक्साइड को कम दिया है एनवायरनमेंट के अंदर, ऑक्सीजन को ज़्यादा दिया है। आगे बात, कितना ध्यान रखता है तुम्हारा ऊपर वाला, है बात समझ में? कितना ध्यान रख रहा है, इधर देखो कितना ध्यान रख रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती और ऑक्सीजन कम होती तो यही जुड़ती रहती। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं है, कम है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन है तो अरे कुछ तो जुड़ेगी, है ना? तो पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन, इधर सुनो, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कितनी कम जुड़ती है? 20 गुना कम। और कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में कितनी कम जुड़ती है? 200 गुना कम। आगे बात समझ में? क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। आई बात समझ में? अगर आप बाइंडिंग रेशियो निकालेंगे बच्चों तीनों का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड, किसके साथ है बताओ? हीमोग्लोबिन के साथ में। क्या निकालेंगे? बाइंडिंग रेशियो। तो बाइंडिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? इससे 1 गुना, तो इससे 20 गुना, तो इससे 200 गुना। तो आपके पास में ये अनुपात निकलेगा 1:20:200। ये आया हुआ क्वेश्चन है, बाइंडिंग रेशियो। क्या कहते हैं इसे बताओ? किसका बाइंडिंग रेशियो? हीमोग्लोबिन का। समझे? खेल है पूरा बॉडी के अंदर, बहुत बड़ा खेल है बच्चों, खेल ही नहीं है तो कमरे में क्या लगा के नहीं सोएगा? हाँ, नहीं तो मामला गड़बड़ है। कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा, हीमोग्लोबिन आएगा। आओ आओ आइए, आपका इंतजार था, आइए आइए, जुड़ते जाइए और जुड़ते जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एसिडिक गैस है। कैसी गैस है भाई साहब? कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा एसिडिक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर देगी। क्या कर देगी? ब्रेन के टिश्यू क्या होने लगेंगे? डैमेज होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? डैमेज। ब्रेन डेड हो जाएगा, कोमा की कंडीशन में हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। अब कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं कर सकते। और फिर तुम अफसोस करोगे, काश पहले कोचिंग चले जाते तो कम से कम ये पता लग जाता, तो जलाते नहीं, है ना? तो ये बात है बच्चों। तो ये आपके पास में पूरा कंप्लीट होता है। अब गैस ट्रांसपोर्टेशन, है ना? कैसे, कहाँ से? आपने देखो ब्रीदिंग पढ़ा, आपने रेस्पिरेशन पढ़ा। अब अगला टॉपिक क्या होगा? अभी फिजियोलॉजी कंप्लीट नहीं हुई है। अगला टॉपिक ये है कि आपके रेस्पिरेशन चल रहा है, आपको पता भी नहीं रहता, चलता रहता है ना? इधर देखो, रेस्पिरेशन चलता रहता है, आपको पता भी नहीं रहता। आपको पता है कि 14 से 16 बार नॉर्मल 1 मिनट में रेस्पिरेशन होता है ना? आपको पता भी नहीं 14 से 16 बार नॉर्मल चल रहा है। कभी कभी आप ज्यादा भाग रहे हो तो ज्यादा तेज चल रहा है, कभी कभी आप आराम से हो तो कम चल रहा है। तो ये क्या है? कभी तेज चल रहा है, कभी कम चल रहा है। कौन चला रहा है तेज, कम कौन चला रहा है? अगला जो टॉपिक है वो रेस्पिरेटरी कंट्रोल है। क्या है बताओ? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे कंट्रोल होता है, कि ज्यादा कैसे कर दिया जाता है, कम कैसे कर दिया जाता है, 14 से 16 जो नॉर्मल चल रहा है वो कैसे चल रहा है। अगला टॉपिक रेस्पिरेटरी कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है ना? अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।